तो आज की इस कहानी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि 2017 में एक घटना घटित हुई थी। और इस कहानी को देखते हुए समझ आ सकता है कि ये सब कुछ आज के दुनिया में काफी नॉर्मल है और इस तरह के न्यूज आते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इंसिडेंट 2017 में काफी कंट्रोवर्शियल रही थी और उसी की वजह से इस मूवी को बनाया गया है, जो कि एक स्पेनिश मूवी है। और आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला है। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में एक बॉडी को देखता है, जिसे देखने के बाद वो काफी डर जाते हैं और तभी वो पुलिस को बुलाते हैं। अब ये बॉडी किसका है और इसके पीछे क्या कहानी है, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। इसके कुछ ही घंटों के बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है और यहाँ पे दिखाया जाता है एक प्राइम इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम है इवा, जो कि काफी एक्सपीरियंस थी और रिटायरमेंट से पहले इवा की यह आखिरी केस है और बेसिकली इस पर वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुकी होती है। जहाँ पार्किंग लॉट के सामने जो फॉरेंसिक यहाँ पे सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि ऐसा दिखाया गया कि बेसिकली यहाँ पे कोई गाड़ी को चुराने आया था और जिस वजह से वो इस आदमी को निपटा दिया था। लेकिन यहाँ इवा एक बार में ये पता कर लेती है कि यहाँ पे कुछ और इंटेंशन से इस आदमी को मारने के लिए आया था और ये बिल्कुल भी गाड़ी चोरी करने का हादसा नहीं है। जिसके बाद और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस गाड़ी के अंदर उस आदमी का वॉलेट मिलता है और पता चलता है कि इस आदमी का नाम है आंतोरो, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। और इसी के साथ ये पता चलता है कि आज सुबह वो अपने काम पे जाने वाला था और जैसे ही सुबह निकलने वाला था तभी उसके साथ ये सब कुछ घटना हुआ था। तभी इवा का एक पार्टनर कहता है कि बाहर एक लड़की खड़ी है और वो कहता है कि वो उसका पति है। जिसके बाद इवा उस लड़की से मिलने चली जाती है और पता चलता है जहाँ इस लड़की का नाम है माए, जो ये बता रही होती है और काफी दुखी थी और वो रो रही होती है, जो बेसिकली पेशे से वो एक नर्स थी और अपने कोवर्कर विक्टर के साथ वहाँ पे पहुंचे थे। ये सब देखते हुए इवा माए से कहती है कि अभी सिचुएशन सही नहीं है कि वो अपना बयान दे सके, एक हफ्ता का टाइम वो ले सकती है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आकर वो अपना बयान दे सकती है। इसके बाद इवा अपनी फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलना जाती है, ये पता करने के लिए कि असल में आर्तुरो की मौत कैसे हुई। वो डॉक्टर ये बता रही होती है कि यहाँ पे नौकेली एक हथियार का इस्तेमाल किया गया था और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि एक ही गाँव में कई बार वार किया गया था। इससे समझ में आता है कि वो इंसान काफी हट्टा कट्टा होगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसका पर्सनल दुश्मनी आर्तुरो से जरूर होगा, वरना कोई नॉर्मल इंसान गाड़ी चुराने के लिए ऐसा कर ही नहीं सकता। इसके साथ ही उसने सबूतों को बहुत बेहतरीन तरीके से उसने फ्रेम किया है और इससे समझ आता है कि वो कातिल मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये नॉलेज के बिना कोई इस तरह चीजों को इतने बारीकी से फ्रेम नहीं कर सकता। ये वह सब कुछ सुनने के बाद समझ जाती है कि बिल्कुल प्लान तरीके से सब कुछ किया गया है और वो सोच लेती है कि इस केस के तह तक जाएगी। फिर कहानी एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, जहां माहे पहुंच चुकी होती है पुलिस स्टेशन अपना बयान देने के लिए। जैसे ही वह दूसरे कमरे में जाती है जहां पर माहे बैठी हुई थी, वो एक चीज गौर से देख रही होती है, माहे कंटिन्यूअसली वो टेक्स्ट किया जा रहा है। अब ये पता नहीं है कि वो किसे कर रही है। इसके बाद वो माहे से पूछती है कि उसे क्या लगता है, जिसके बाद माहे दुखी होकर ये कह रही होती है कि उसके दोस्त से पता चला है कि आर्तुरो का कुछ अफेयर वगैरह चल रहा था और इसलिए उसने अपने दोस्त को भी साथ में लेके आया। इवा कहती है कि सारी सबूतों से वो बात करेगी, इसके बाद ही कुछ डिसीजन वो ले सकती है। फिलहाल हो जाती है सलोनी से बात करने के लिए, जो कि माहे के दोस्त होती है और सलोनी से पूछ रही होती है कि आर्तुरो कैसा था। जहाँ सलोनी बता रही होती है कि उसके एक फ्रेंड है जो कि आर्तुरो के साथ वो जिम में जाया करती थी और उसी के साथ उसका कुछ अफेयर वगैरह है। और इसके साथ सलोनी बताती है कि आर्तुरो काफी चिपकू टाइप था, वो काफी पॉजिटिव था, क्योंकि शादी के कुछ दिनों के बाद वो हमेशा माहे को कॉल वगैरह करता था कि वो कब घर पहुंचेगी, फिलहाल वो कहाँ है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो हॉस्पिटल में डबल शिफ्ट करती है और कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो आर्तुरो को काफी रेस्पेक्ट करती थी। इवा सब कुछ समझ रही होती है और अपने सवालों को सलोनी से बहुत ही चालाकी तरीके से वो पूछती है, जहाँ बातों बातों में सलोनी बताती है कि 3 महीने पहले आर्तुरो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था और तभी दोनों एक पार्टी में गए थे और वहाँ माहे एक लड़के से मिला था जिसका नाम है डैनियल। और ये सलोनी खुद बता रही होती है और इससे इवा को एक और क्लू मिल जाता है इस इन्वेस्टिगेशन को रफ्तार देने के लिए। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, ऐसे कई तरह के खुलासे हो रहे होते हैं जो इवा और उसकी टीम पता लगा रहे थे। सबसे पहले ये कंफर्म हो चुका था कि आर्तुरो के अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये सब कुछ उसे फ्रेम किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आर्तुरो ने माए से शादी किया था, उसके पहले का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है आंद्रो, और आर्तुरो माए का पास जानते हुए उसे माफ कर देता है और उससे शादी कर लेता है। वो काफी डिसेंट बंदा था। जिसके बाद इवा कहती है कि अब पूरा फोकस वो माए पे करना चाहती है और फिलहाल जो जिसके साथ उसका कनेक्शन है डैनियल नाम का बंदा, उसके ऊपर नजर रखने के लिए शायद वो हो सकता हो या फिर जलन के बारे में उसने आर्तुरो के साथ ये सब कुछ किया हो। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद और सबसे इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद ही कोई डिसीजन में पहुंच सकता है। और इसलिए इवा फिर से पूरे इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है अपने टीम मेंबर्स के साथ। अगले सीन में इवा को दिखाया जाता है, जो कि वो माहे के घर पहुंच जाती है माहे से पूछताछ करने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड डैनियल के बारे में, जिसके बारे में इवा सवाल पूछते ही माहे सब कुछ बता देता है कि ये सच है कि उसने 3 महीने पहले डैनियल से मिला था और वो उसके काफी करीब पहुंच चुका था और ये सब कुछ आर्तुरो की वजह से हुआ था, क्योंकि वो काफी पॉजिटिव हो चुका था, उसके ऊपर शक करने लगा था, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था पहले बॉयफ्रेंड के बारे में और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि डैनियल के बारे में आर्तुरो को पता चले।
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात माहे बताती है कि उसने डैनियल को बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। वो काफी अमीर और एक रेस्टोरेंट बिजनेस चलाता है। वो बताती है वो खुद इसके बारे में जल्द बता देगी। अब इसे सुनने के बाद इवा को काफी अजीब फील होता है, जहाँ वो अपने पार्टनर बर्नी को बता रही होती है कि किस तरह के 2 कौड़ी की लड़की है कि अपना अटेंशन पाने के लिए किसी के साथ वो रिलेशनशिप में जुड़ जाती है। इसलिए वो बता रही होती है कि माहे के ऊपर पूरा फोकस करने के लिए और इसके साथ ही अलग अलग एंगल्स क्या हो सकते हैं आर्थर के मर्डर के पीछे, वो सब कुछ पता करना चाहती है। इसके बाद इवा की टीम को सारे रिकॉर्डिंग्स मिल चुके हैं जो कि माहे के फोन से हैं, जो इवा और उसकी टीम सुन रहे होते हैं। इसे सुनने के बाद ऐसे चौंकाने वाले चीजें सामने आ रहे थे और माहे के दोहरे रूप के बारे में पता चलता है, जहाँ एक तरफ अपने दोस्तों को कॉल करके कहती है कि वो कितनी डिप्रेस्ड है और कैसे आर्थर हर बात पे वो शक करता है और उसके साथ वायलेंस और एब्यूज भी करता है। और दूसरी तरफ अपने दोस्तों को कॉल करने के बाद इतनी गंदी गंदी बातें वो शेयर करती है जो बेसिकली लड़के अपने ग्रुप में करते हैं। काफी कम लड़कियों को दिखा जा सकता है कि ओवर द फोन इस तरह की बातें शेयर करते हो। इसके बाद आर्थर के मरने के 1 महीने के बाद वो दानियल को कॉल करके कहती है कि वो एक शादीशुदा है। अभी सुनने के बाद दानियल काफी शॉक हो जाता है कि उसे पता नहीं था और उसने उसे धोखा दिया। लेकिन माहे अपने विक्टिम माइंडसेट से ऐसा खेल खेलती है जिससे कि डैनियल उसे माफ कर देता है और कहता है कि साथ मिलकर वो एक नया घर खरीदने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि माहे की यही खूबी है, वो इतना खतरनाक दे सकती है जो कि आप समझ सकते हैं, जिससे कोई भी मर्द उसके पास को जानते हुए भी सब कोई माफ कर देता है। अब सारे रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इवा बिल्कुल समझ आती है कि माही ने अपने पति को निपटाया है, लेकिन वो मर्द कौन हो सकता है, क्योंकि डैनियल, आंद्रो, उसका कोवर्कर विक्टर तीनों ही शक से बाहर है। अब चौथा इंसान कौन हो सकता है? जिसके बाद एक बार फिर से सभी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन जब इवा अपने ऑफिस पहुंचती है तभी उसे कॉल आता अपनी टीम से, जो उसे कहता है कि जल्दी ऊपर आने के लिए उन्हें कुछ मिल चुका है। जैसे इवा ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसका टीम मेंबर एक ऑडियो को प्ले कर रहा था और यहाँ माहे किसी और मर्द से बात कर रहा होता है जो अपने आप को सालवा कहता है। जहाँ वो कह रही होती है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा और उसे कुछ दिनों के लिए अपने आप को छुप कर रहना होगा, नहीं तो इसके बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। अब ये बात बिल्कुल समझ आती है कि ये चौथा इंसान नहीं है। अब बस इतना पता करना है कि ये सालवा है कौन। अब कहानी लिखी जाती है 2016 में, जब माहे और आर्थर की शादी हुई थी। शादी में दोनों काफी खुश दिख रहे थे और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि शादी में सब कुछ तो सही होता है, लेकिन असली कहानी शादी के बाद शुरुआत होती है। अब यहाँ पे माहे को देखा जाता है कि आर्थर अपने फैमिली के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका होता है और ये सब में माहे अपने आप को अकेला पा रही होती है। वो उनकी फैमिली के साथ बिल्कुल भी जेल नहीं कर पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल कैद में है। जैसे कहा जाता है वो वैसा करती है और पूरे टाइम उनके साथ रहने की दिखावा करता है और जब भी चांस मिलता है वो आंद्रो को मैसेज वगैरह करता है, उसके साथ गंदी गंदी मैसेज वाला गेम खेलता है। और इसी तरह से माहे को बिल्कुल घुटन हो रहा होता है और उसे लगता है कि आर्थर उसके बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं है। जिसके बाद माहे अपने हॉस्पिटल में जानबूझकर वो वीकेंड में डबल शिफ्ट लेती है ताकि वो आर्थर से दूर जाकर वो मजे मस्ती करे। वो बार में जाती है और खूब सारा डांस करती है और जो कोई भी रैंडम लड़का मिल जाए उसके साथ मजे मस्ती कर लेती है। इसी दौरान वो डैनियल से मिलती है, जो कि डैनियल उसे बहुत दूर से ताक रहा था। फिर तो दोनों में वो सब कुछ हो जाता है और फिर ये एक आदत सा बन जाता है, जिसे माहे को ऐसा लगता है कि फाइनली उसे वो मिल चुका है जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश रखती थी। अब एक दिन डैनियल के साथ मजे मस्ती करने के बाद रात को देर से आता है माहे और तब तक आर्थर उसका वेट कर रहा होता है। आर्थर माहे से पूछता है कि वो लेट क्यों है। हमेशा की तरह माहे वही बहाना बना देती है कि उसे टाइम नहीं मिला था क्योंकि उसके दोस्त छुट्टी पे है, जिसकी वजह से उसे ओवर टाइम करना पड़ा। आर्थर का पास इतना जवाब होता है कि इस तरह से अगर वीकेंड में भी वो अपना सारा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो उनके शादी का क्या मतलब है। अब इसके जवाब माहे ये कहती है कि उसका एक काम है तो उसे करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो वॉशरूम चली जाती है। तभी माहे के फोन में मैसेज आता है और आर्थर उसे रिसीव कर लेता है और वो मैसेज देख लेता है कि डैनियल ने उसे कुछ गंदे वाला फोटो भेजा है। अब ये देखने के बाद आर्थर को गुस्सा आता है और वो माहे से पूछता है कि ये डैनियल है कौन, जिसके जवाब माहे कुछ जवाब नहीं देती, उल्टा आर्थर को धमका रही होती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी फोन को टच करने के लिए। आर्थर समझ आता है कि इसका एक और बॉयफ्रेंड है और वो समझ आता है कि इसी वजह से वो उससे मिलना नहीं चाहता और जानबूझकर वो वीकेंड्स में डबल शिफ्ट लेती है उससे मिलने के लिए। जिसके बाद माहे इस सब से अपने आप को डिफेंड करते हैं और उल्टा आर्थर को गाली गलौज कर रही होती है। ये सब देखते हुए आर्थर को काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पिछली बार उसने माफ कर दिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। वो माहे से कहता है कि घर से निकल जाने के लिए। इससे माहे को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस घर के रेनोवेशन के लिए उसने अपना सारी सेविंग्स लगा दी थी, लेकिन घर तो अभी भी आर्थर का ही है। आर्थर उसे कहता है यहाँ से निकल जाने के लिए और कभी वापस नहीं आने के लिए। मजबूरन माही अपने घर से निकल जाती है और काफी गुस्से में थी और वो आंद्रो को मैसेज करके कहती है कि आर्थर ने उसके साथ अब्यूज किया है और अब वो उसका खात्मा चाहता है। जिसके जवाब में आंद्रो कहता है कि खात्मा क्यों, वो उसे आसानी से डिवोर्स दे सकती है। माही समझ जाती है कि आंद्रो से सब कुछ नहीं होगा और उसे कोई और चाहिए जो उसके लिए ये काम कर सके। इसके बाद माया अपने हॉस्पिटल में जाती है और काफी डिप्रेस्ड है कई हफ्तों से, जब से आर्थर के साथ उसका झगड़ा हुआ था। लेकिन इसी हॉस्पिटल में कोई था जो उसके ऊपर नजर था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि माही इतना डिप्रेस्ड क्यों है। इसीलिए माही जब एक दिन फाइल चेक कर रही होती है, उसमें किसी ने मैसेज लिखकर भेजा था। माही समझ आती है कि ये भेजने वाला कौन है। वो उसके कमरे में पहुंच जाता है और पता चलता है कि यहाँ पे एक आदमी को दिखा जाता है जिसका नाम है सालवा। एक 55 साल का शादीशुदा ठरकी है जो कि हमेशा माही के ऊपर नजर गड़ाया था। आज उसे देखकर बुरा लगा, जिसके बाद वो माही को अपने पास बुला लेता है।
माया उसके पीछे आकर उसे टच करता है, जिससे सालवा को बहुत अच्छा फील होता है। तभी उसकी बीवी वहां पहुंच जाती है, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। और उसकी बीवी कहती है कि इस वीकेंड वो लोग चर्च जाने वाले हैं। ये कहकर वो चली जाती है। माया सालवा से ये कहती है कि आर्थर अपने बिजनेस मीटिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर है और वो चाहती है कि वो वक्त वो उसके साथ बिताए। सालवा का जवाब होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कोई चर्च वर्च नहीं जाने वाला, वो भी उसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ सालवा पूरी तरह से तैयार हो रहा होता है, बालों पे गोदरेज वगैरह लगा रहा होता है, एकदम टिप टॉप हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि इसी वीकेंड उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मजा होने वाला है और इसके लिए वो कितने सालों से वेट कर रहा होगा। बिल्कुल देख के तरस आता है उसकी फैमिली में, जहाँ उसकी 90 साल की माँ, जो कि पूरी तरह से सीरियस है, हॉस्पिटलाइज्ड है, कभी भी बुलावा आ सकता है। इसके साथ ही उसके 21 साल का बेटा या फिर बीवी, किसी को कुछ नहीं पता कि सालवा इस वीकेंड क्या करने वाला है। लेकिन सालवा अपने फोन से निरंतर वो माहे से बात कर रहा होता है और काफी एक्साइटेड दिख रहा था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ दोनों के बीच काफी मजे मस्ती होता है और उसके बाद दोनों साथ डिनर कर रहे थे। अब माहे फाइनली वो बता देती है एक्चुअली वो चाहती क्या है, जहाँ वो सालवा से कहती है कि वो इस तरह से छुपकर वो उससे मिल नहीं सकती और वो चाहती है कि आर्थर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाए और इसके लिए उसका खात्मा ही जरूरी है। अब ये सुनने के बाद सालवा थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम है तो वो उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। माहे इसके जवाब में कहता है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आर्थर उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता है और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। इसके बाद भी सालवा सोच में पड़ जाता है, लेकिन माहे अपनी इमोशनल एंटिसमेंट का ऐसा जादू चलाती है जिसके बाद सालवा कहता है वो बिल्कुल राजी है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। जिसके बाद अगले दिन माहे सालवा को अपने पार्किंग लॉट में लेके आता है और वो बता देता है कि कहाँ पे आर्थर अपना गाड़ी पार्क कर देता है। साथ ही साथ वो उसकी चाबी भी हैंड ओवर कर देता है और उसे ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही काम हो जाना चाहिए। जिसके बाद ठरकी सालवा कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए सब कुछ प्लान वगैरह कर रहा है और माहे जो भी कह रही थी वो सब कुछ कर रहा होता है। प्लानिंग करने के बाद एक दिन ब्लैक कलर का ड्रेस पहनकर चुपके से ये कांड कर देता है। जिसके बाद वो माहे को मैसेज करके कहता है कि उसका काम हो चुका है। माया इसके जवाब में कहती है कि अगले 2 महीने वो उसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। अगर किसी तरह से पुलिस को पता चल जाए तो दोनों फंस सकते हैं। सालवा इस जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे भी ये फील हो रहा था कि यही सही डिसीजन होगा। अब 2 महीने के ऊपर हो चुके होते हैं जहाँ सालवा और माहे काम पे तो आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। अब लेकिन सालवा कब तक वेट करता, उसे भी तो आदत भी हो चुका होता है सबका। जिसके बाद उसे एक चांस मिलता है जहाँ माहे एक कमरे में जा रहा होता है कुछ दवाई वगैरह लेने, और चुपके से वहाँ पे घुस जाता और कहता है कि अब वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो उसे मिलना चाहता है। माहे इसके जवाब में कहती है कि अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साथ ही साथ उसने नया घर लिया, क्योंकि उस घर में तो बिल्कुल नहीं रह सकती और वहाँ का फर्श भी खराब है। अब सालवा कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो बस अपना एड्रेस बताए, इस बहाने वो उसे मिल भी सकती है। अब जब सालवा ये कहता है कि वो फ्री में सब कुछ कर देगा तो माहे कैसे मना कर सकती है। वो उसे चाबी दे देता है और सालवा जो अपने शर्म लिहाज सब कुछ बेचकर वो माहे के नए अपार्टमेंट में वो फर्श साफ कर रहा होता है। मतलब मजे मस्ती के लिए लोग कितने नीचे गिर सकते हैं, इसी से आप जान सकते हैं। जिसके बाद वो थक जाता है और पास में देखता है कि माहे का लैपटॉप रखा हुआ है। उसके अंदर चूर मचता है, थोड़ा सा ओपन करके देखे अंदर में क्या क्या है, और पता नहीं इसमें लॉक भी नहीं लगा हुआ था। और जैसे ही वो ऑन करता है वहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स थे। उसमें से एक ईमेल डैनियल की तरफ से था, जहाँ डैनियल माहे से कहता है कि उसने नया घर खरीद लिया है इटली में और वो चाहता है कि वो यहाँ पे आ जाए और फिर आगे की जिंदगी वो उसके साथ बताएगा। ये सब पढ़ने के बाद सालवा का फ्यूज उड़ जाता है और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा होता है, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट दिख रहा था। अब काफी समय हो चुका होता है जहाँ माहे और सालवा के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं था। एक दिन अचानक माहे सालवा को कॉल करके ये कहती है क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है वो सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है और वो बिल्कुल निराश ना हो। और ये यही कॉल है जो कि इवा और उसकी टीम सुन रहा होता है और कहानी बिल्कुल वहीं तक पहुंच जाती है जहां से हमने शुरू किया था, जहां बातों ही बातों में सालवा बता देता है कि उसका डैनियल के साथ रिलेशन है और वो उसका बस खिलौना है। जब माहे को इसके बारे में पता चल जाता है, उससे कहता है कि वो इसके बारे में बात करना चाहता है और इसलिए अभी आधे घंटे के अंदर वो एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। इवा और उसकी टीम ये सोचती है कि यही मौका है सालवा को उठाने का और सब के सब तैयार हो जाता है सालवा को अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद इवा और उसकी टीम पहुंच चुका होता है कैफेटेरिया में जहां पर वो लोग आने वाले हैं। इवा और उसका एक असिस्टेंट जो कि सालवा को ढूंढ रहा होता है, फाइनली वो उसे मिल जाता है जो अपना खाना खरीद कर वहाँ पे खा रहा होता है और माहे का वेट करा था, लेकिन माहे तो वहाँ आया नहीं, फिर से उसे उल्लू बना गया। जिसके बाद इवा उसके पास जाकर कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब इससे सालवा बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है, वो कहता है कि वो कोऑपरेट करेगा। जिसके बाद उसे गाड़ी में उठा लिया जाता है। अब बारी है माहे का, जहाँ माहे को दिखा जाता है डैनियल के साथ वो बिल्कुल नए घर में शिफ्ट हो चुका होता है और बहुत मजे वाली जिंदगी जी रहा होता है, जहाँ दोनों काम के लिए निकल रहे थे और इस लाइफ से माहे काफी खुश दिख रही थी। लेकिन ये खुशी कुछ ही सेकंड्स के लिए थी। जैसे वो इवा को देखती है अपनी टीम के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है, वो बिल्कुल डर जाती है। जहाँ इवा उसे कहती है कि उसके साथ उसे पुलिस स्टेशन चलना होगा। डैनियल हीरो बनने के लिए वहाँ पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे साइड कर दिया जाता है। ये सबसे माही पूरी तरह से डर चुकी होती है कि वो अब पूरी तरह से फंस चुकी है। अब समय आ चुका होता दोनों का बयान लेने का और इसलिए इवा दोनों से अलग अलग बयान ले रही होती है। जहाँ इवा पहले सालवा से पूछता है कि उसने सब कुछ क्यों किया। पहले सालवा बहुत ओवर स्मार्ट दिखा रहा था, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है,
लेकिन जब इवा उसे सबूत दिखाती है और उस तरह के गंदे मैसेजेस जो वो भेजता था जब वो पढ़ के सुनाती है, जिससे सलवा का सारा स्मार्टनेस निकल जाता है और उसका ये जवाब होता है कि इस सब में माही का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा उसका प्लान था। वो बस माही को आर्तुरो से आजाद करना चाहता था क्योंकि वो उसके साथ वायलेंस करता था। उसने जो कुछ भी किया एक दोस्त के नाते किया है। लेकिन जब इवा साल्वा से कहता है कि ये सच नहीं है क्योंकि आर्तुरो ने कभी भी माही पर हाथ नहीं उठाया और माही ने उसे झूठ कहा था और वो अभी भी माही को सपोर्ट कर रहा था, और वो कहता है उसने सब कुछ किया है और उसे अपना गुनाह कबूल है। और फिर बारी आती है माही का। माही फिर से वो विक्टिम वाला माइंडसेट खेल रही होती है इवा के साथ। इवा डायरेक्ट माही से ये कहती है इस तरह के रोने धोने वाले ड्रामे से उसके आशिक पिघलते होंगे, लेकिन वो नहीं। जिसके बाद इवा उसे सबूत दिखा रहा होता है, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह और जो मैसेज वगैरह करती थी सब कुछ बताती है। ये सब देखते हुए इवा डर जाती है और कहती है कि इसमें उसका कोई प्लान नहीं है, ये सब कुछ साल्वा ने किया था क्योंकि वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इससे समझ में आता है कि लड़की कितनी चालाक और चतुर है। उसने सारा दोष साल्वा के ऊपर डाल दिया और उधर भोंदू साल्वा अभी भी माही को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ इवा को सब कुछ समझ आ रहा होता है और वो आखिरी बार माही से पूछता है क्या वो सच को खुद बताएगी या फिर कोर्ट इसका फैसला करेगी, जिसके जवाब में माही सर नीचे किए हुए थे लेकिन कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद सारा सबूतों को लेकर ट्रायल चलाया गया था और फिर दोनों को सजा हो गई थी। जहां माही को 22 साल की सजा हुई थी और साल्वे को कोऑपरेट करने की वजह से 17 साल की सजा हुई। जहां जेल के अंदर भेजने से पहले उनका फोटो लिया जा रहा था। जब माही की बारी आती है तो माही से पूछा जाता है क्या वो शादीशुदा है, जिसके जवाब में माही बताती है विधवा। ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।